मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैं पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ रहा था। बुलंदी इतनी ज्यादा नहीं थी, जल्द ही मैं चोटी के करीब पहुंच गया था। चोटी से 50-60 गज नीचे ही दरख्तों का सिलसिला खत्म हो रहा था। पहले तो मैंने खतरे से बचने का सोचा और उन्हीं दरख्तों के अंदर रहते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि दुश्मन की बुलंदी पर पहुंचने की सूरत में मैं दोनों जानिब से घेरे में आ जाता और उस वक्त किसी की मुझ पर नजर पड़ जाती तो मेरा वहां से बचकर निकलना मुश्किल हो जाता। ये ख्याल आते ही मैंने मोहतात अंदाज में बुलंदी की तरफ कदम बढ़ा दिए। छदरी छदरी झाड़ियों और इक्का दुक्का पथरीली चट्टानों की आड़ लेता हुआ मैं हद्दुल वसा कोशिश कर रहा था कि किसी की नजर मुझ पर न पड़ जाए। बदकिस्मती ये थी कि सुबह सवेरे ही मुझे दुश्मन का सामना करना पड़ गया था और इस वजह से दिन गुजरने में ही नहीं आ रहा था। अगर अंधेरा छा जाता तो मुझे मजीद सहूलत मिल जाना थी, फिर मैं दूर से किसी को नजर न आता और इस अंधेरे में पहाड़ी इलाके में एक आदमी को तलाश करना किसी बड़े इत्तेफाक ही के मरहून मिन्नत हो सकता था और उमूमन ऐसे इत्तेफाकात ज़हूर पजीर नहीं हुआ करते। लेकिन अंधेरा छा जाने में अभी आधे दिन से ज्यादा वक्त पड़ा था और इतनी देर इन मूजियों की नजर से बचकर हरकत करना दुश्वार था। सबसे बढ़कर वो यहाँ के मकामी थे। सारा इलाका उनका देखा भाला था। वो मुझसे ज्यादा तेजी से इन पहाड़ों में सफर कर सकते थे और उन्हें सांस का मसला भी मैदानी इलाकों के लोगों की निस्बत कम पेश आता। मैं अपना सफरी थैला भी पीछे ही छोड़ाया था। अब मेरे पास जेबों में मौजूद नकदी, पिंडली से बंधे खंजर और क्लैशनकोफ के अलावा जरूरत का कोई सामान बाकी नहीं था। क्लैशन का एमुनिशन भी थैले में ही रह गया था। शलोबर कबीले से फायरिंग का तबादला होने की सूरत में मैं चंद गोलियों से कब तक उनकी पेशकदमी रोक सकता था। वो काफी तवील पहाड़ी थी और ऊपर पहुंचकर मैं काफी तेजी से हरकत करके किसी मुनासिब नाले या दूसरी पहाड़ी का रुख कर सकता था और जितना ज्यादा मैं दूर हो जाता, मेरी तलाश में आने वालों का एक दूसरे से फासला बढ़ता जाता। इसका फायदा ये होता कि अगर इत्तेफाकन कोई पार्टी मुझसे टकरा भी जाती तो दूसरे उसकी मदद को बर वक्त नहीं पहुंच सकते थे और इतना मोम का पुतला मैं भी नहीं था कि 3-4 आदमियों के काबू फौरन आ जाता। मैं मोहतात अंदाज में हरकत करता हुआ धीरे धीरे से चोटी के करीब पहुंचता जा रहा था। एक घनी झाड़ी के करीब पहुंचकर मैं लम्हा भर सांस लेने को रुका। वहां से चोटी तक 15-20 कदम का फासला बाकी था, लेकिन रास्ते में कोई नजरी आड़ मुयस्सर नहीं थी जबकि सहारा लेकर मैं ऊपर पहुंच सकता था। लेकिन बुलंदी पर पहुंचना भी जरूरी था, इसलिए खतरा मोल लिए बगैर कोई चारा नहीं था। नाले की तरफ नजर दौड़ाने पर मुझे कोई नजर न आया कि वहां से ना तो नाले की तह नजर आती थी और ना नाले में मौजूद कोई शख्स उस जगह को देख सकता था। अलबत्ता मेरे पीछे ढलान चढ़ने वाले अफराद मुझे देख सकते थे। उसी तरफ नाले के दूसरे किनारे पर ढलान चढ़ने वालों की नजर भी उस जानिब उठ जाती तो उन्हें मैं नजर आ सकता था, क्योंकि नाले की चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं थी। दिल ही दिल में खुदा को याद करते हुए मैंने ऊपर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो थोड़ा सा फासला मैंने दौड़ कर तय करने की कोशिश की थी। गो बुलंदी पर दौड़ना करीबन नामुमकिन होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस फूलने तो क्या उखड़ने लगता है, लेकिन चंद कदम लेने में कोई मुजायका नहीं था और मैं ऊपर पहुंचकर एक पत्थर की आड़ लेने ही वाला था कि मुखालिफ पहाड़ी की तरफ से तड़तड़ाहट की आवाज उभरी और बिला शक व शुबा इस फायरिंग का निशाना मेरी जात थी। बिल्कुल आखिरी लम्हात में मैं देख लिया गया था। गोली चलाने वाले का निशाना खता जाने के बावजूद मेरा मकसद पूरा नहीं पाया था। नजर आकर मैंने एक बार फिर उन्हें हदफ मुहैया करके अपने गिर्द घेरा डालने का मौका दे दिया था। बहरहाल मेरे पास सोग मनाने या सर पीटने का वक्त नहीं था। दूसरी जानिब उतरने की बजाय मैंने बुलंदी पर ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो पहाड़ी 500-600 गज तवील थी। उसका रुख करीबन जुनूब मगरिब बन रहा था। फायरिंग की आवाज तवातुर से आना शुरू हो गई थी। गो अब मैं उनकी नजरों से ओझल था, लेकिन उनकी फायरिंग के बायस दाएं बाएं फिरने वाली तमाम पार्टियां उस जानिब मुतवज्जे हो गई थी। उसके साथ लाजमी बात है कि उन्होंने ये बात मुखाबरे पर भी दूसरी पार्टियों को बता दी थी। थकन महसूस करने के बावजूद मेरी टांगों में बिजली भर गई थी और मैं जल्द से जल्द वहां से दूर होकर किसी ऐसी जगह पहुंचना चाहता था जहां मेरी तलाश के लिए उन्हें दोबारा मुंतशिर होना पड़े। बाएं जानिब मौजूद नाला इस पहाड़ी के साथ साथ जुनूब मगरिब की जानिब मुड़ रहा था। यकीनन नाले की तह में मौजूद आदमियों ने सामने की तरफ आकर मुझे पकड़ने की कोशिश करनी थी। अलबत्ता इस पहाड़ी के दाएं जानिब जो 2-3 नाले लग रहे थे, मैं उनमें से किसी नाले में उतर सकता था और मैंने ऐसा ही किया। एक नाला छोड़कर दूसरे के नजर आते ही मैं ढलान उतरने लगा। अब मेरे कदमों में फिर से तेजी आ गई थी। मैं बमुश्किल 1/3 ढलान उतर पाया था कि मेरे अकब में फायरिंग की आवाज सुनाई थी। वो चारों आदमी जो मेरे पीछे पीछे उस ढलान पर चढ़ रहे थे, ये मालूम होते ही कि मैं बुलंदी पर हूँ, उन्होंने ऊपर पहुँचते हुए देर नहीं लगाई थी।
बहरहाल अब तक वो मुझसे दूर थे और इतने फासले से वो मुझे निशाना नहीं बना सकते थे। अपने कदमों में मजीद तेजी लाते हुए मैं हद्दुल वसा किसी आड़ को अपने अकब में रखकर आगे बढ़ता गया। नाले में उतरने के बाद ही मैं अगली चढ़ाई चढ़ सकता था। जो ही मैं नाले में उतरा, एक मर्तबा फिर अकब में फायर की आवाज सुनाई देने लगी। वो मुझे अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दे रहे थे। सामने की पहाड़ी पर ज्यादा दरख्त नहीं थे, लेकिन उस पर चढ़ने के अलावा मेरे पास कोई चाराए कार नहीं था। नीचे उतरते वक्त एक और परेशान कुन बात मेरे मुशाहिदे में आई थी कि जिस नाले में मैं उतरा था वो उस सीधे नाले से टकरा रहा था जहां शलोबर कबीले वालों की दूसरी पार्टी मेरी तलाश में गई थी। इसलिए बजाय नाले में आगे बढ़ने के मेरा बुलंदी पर पहुंचना जरूरी था। इसलिए नाले में रुकने की बजाय मैंने बुलंदी का सफर शुरू कर दिया था। एक मर्तबा फिर मेरा सांस फूलने लगा था, लेकिन वो वक्त सांस बहाल करने का नहीं था। गजनी खेल कबीले के साथ हमदर्दी करना मुझे कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ रहा था। शलोबर कबीले वाले गजनी खेलों पर आया हुआ गुस्सा मुझ पर निकाल रहे थे, या शायद उनकी निगाह में मेरा कसूर नाकाबिले माफी था। हालांकि अपने तई मैंने उनके किसी आदमी को मौत के घाट नहीं उतारा था, वरना बाजू या टांग पर लगने वाली गोली को सर में मारना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मेरी कोशिश ये थी कि किसी चट्टान, झाड़ी या दरख्त वगैरह की आड़ लेकर चलूं। उनके नाले में उतरने तक मैं क्लैशनकोफ की कारगर रेंज से दूर निकल जाना चाहता था, वरना नाले में खड़े होकर वो मुझे आसानी से निशाना बना लेते। ऊंचाई और नशेब में फायर करते वक्त भी किसी रफ्तार की कारगर रेंज बढ़ जाया करती है, लेकिन ये स्नाइपर का तरीकाकार है और ये हिसाब एक कुलिये के तहत किया जाता है। आम आदमी इस बात से वाकिफ नहीं होता। पूरी कोशिश के बावजूद मैं मतलूबा बुलंदी तक नहीं पहुंच पाया था कि वो भागते हुए नीचे आ रहे थे। मैं बमुश्किल 200 मीटर ऊपर पहुंचा हूँगा कि उन्होंने नाले में पहुंचकर फायरिंग शुरू कर दी। फायर की आवाज कानों में पड़ते हुए मैं फौरन नीचे लेटा और एक करीब पत्थर की आड़ लेकर जवाबी फायरिंग के लिए तैयार हो गया। वो चारों बगैर किसी आड़ का सहारा लिए नाले के दरमियान में खड़े थे। मेरी क्लैशनकोफ का सेफ्टी लीवर सिंगल राउंड पर सेट था। मतलूबा रेंज लगाकर मैंने शिस्त लेकर दरमियानी आदमी की टांग को निशाना बनाया। यूं भी उनके रुके होने की वजह से वो आसान हदफ की सूरत इख्तियार कर गए थे। ट्रिगर दबाते ही मस्कूरा आदमी नीचे गिर गया था। उसके साथ ही बाकी आड़ की तलाश में पहाड़ी की जड़ की तरफ भागे। उनके छुपने का तमाशा देखने की बजाय मैं बुलंदी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी की जड़ में छुपने की वजह से मैं भी उनकी नजरों से ओझल हो गया था और जल्द ही उन्हें इस बात का एहसास हो जाना था। और मेरे गुमान के मुताबिक थोड़ी देर बाद ही उनकी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। वो नाले के दूसरे किनारे पर जाकर किसी पत्थर वगैरह की आड़ लेकर फायरिंग कर रहे थे। इतनी देर में मजीद दूर हो गया था। दाएं बाएं पड़े पत्थरों से टकराने वाली गोलियों ने मुझे फौरन ही ये बावर करवा दिया था कि मैं अब तक उनकी रेंज ही में था। एक मर्तबा फिर मुनासिब आड़ के पीछे लेटकर मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया। जख्मी आदमी अब तक उसी जगह पर मौजूद थे। जमीन पर बैठकर वो अपनी टांग पर कपड़ा लपेट रहा था, क्योंकि खून के बहाव को रोकने के लिए ये काम निहायत जरूरी था। मैं अगर चाहता तो आसानी से उसका अदम आबाद का टिकट कटवा सकता था, लेकिन अब तक मैं उन्हें जान से मारने से गुरेज कर रहा था। मैंने फायर करने वालों की पोजीशनों का जायजा लिया। 2 आदमी आड़ के ऊपर से फायर कर रहे थे और उनके सर में गोली मारना इतना मुश्किल नहीं था। तीसरा आदमी पत्थर की आड़ की दाएं जानिब से फायर पर शुरू था। मैंने उसी के कंधे पर निशाना साध कर फायर किया। उसकी चीख सुनते ही बाकी दोनों मुकम्मल तौर पर पत्थर के पीछे छुप गए थे। मैं वक्त जाया किए बगैर दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। इस मर्तबा मुझे निशाना बनाने की बजाय वो अपने साथियों को संभालने लगे। इस दौरान मैं उनकी रेंज से निकल गया था। बुलंदी पर पहुंचते ही मैंने 2-3 मिनट रुककर सांस सीधा किया और फिर एक तरफ को बढ़ गया। दुश्मन ने ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की थी। 4 में से 2 जख्मी हो गए थे और जख्मी साथियों को अकेला छोड़कर उन्होंने मेरा ताकुब करना मुनासिब नहीं समझा था। ये भी मुमकिन था कि उन्होंने रेडियो सेट के जरिए अपने दूसरे साथियों को वहां बुला लिया हो। मेरी बला से कोई वजह भी थी। मुझे जल्द से जल्द वहां से दूर निकलना था। बैठे बिठाए मुफ्त की मुसीबत गले पड़ गई थी। ना रोशन खान मुझे उस दिन सैलाब खान के पास ले जाता और ना मेरा सफर खोटा होता। इस हंगामे में फंसने पर अगर मेरा कोई फायदा होता तो बस इतना कि नौशाद गुल के जरिए मुझे थोड़ी बहुत मालूमात मिल गई थी, वो भी अधूरी सी कि वो ट्रेसी और एल्बर्ट ब्रूक के साथ एक बार गजनी खेल गया था। अब नामालूम वो मुस्तकिल वहाँ रहते भी थे या नहीं, या बस एक बार ही किसी वजह से गए थे। खैर कुछ भी था, अब मुझे एक बार तो गजनी तक जाना था। अगर एल्बर्ट मुझे वहाँ न भी मिलता तब भी शायद उसके बारे में कोई हल्का सा सुराग मिल जाता। एल्बर्ट से बढ़कर मुझे मेजर जेनिफर हिंसले को तलाश करना था। काफी उम्मीद थी कि इस मामले में वो मेरी मदद जरूर करती। गो इस बारे में वो गुज़श्ता मुलाकात में सरसरी सी माजरत कर चुकी थी, मगर उस वक्त मैंने उस पर इतना जोर भी नहीं दिया था। ये भी मुमकिन था कि वो वापस लौट चुकी होती। बहरहाल ये बात की बातें थी। उस वक्त तो मुझे जान बचाने का मुश्किल मरहला दरपेश था।
शलोबर कबीले के लोग पीरे तस्मा पा की तरह मेरे पीछे पड़े हुए थे। मेरे ताक़ुब में आने वाले गो उस पहाड़ी के नीचे ही रुक गए थे, मगर अभी तक मैं खतरे की हुदूद से नहीं निकला था। पहाड़ी आगे जाकर एक दूसरे बुलंद पहाड़ से मिल रही थी। दरमियान में कोई नाला वगैरह भी नहीं आ रहा था। दूसरी पहाड़ी की इंतहाई बुलंदी पर मुझे बर्फ की सफेदी नजर आ रही थी। मेरे पाँव में उस वक्त स्पोर्ट्स शूज थे। गुलगारे के वालिद शमरेज खान के बूट मेरे सफरी थैले में ही रह गए थे। एक बार तो मैंने ऊपर न चढ़ने का फैसला किया, क्योंकि बर्फ की वजह से अपने साथ पेश आने वाला हादसा मुझे भूला नहीं था। लेकिन फिर ये सोचकर कि मैंने कौन सा वहां रहना है, उस बुलंदी को उबूर करके आगे गुजर जाऊंगा, ये सोचते ही मेरे कदम एक बार फिर बुलंदी की जानिब बढ़ गए। काफी मुश्किल चढ़ाई थी। मुझे सुबह से मुसलसल कभी दौड़ना पड़ रहा था और कभी चढ़ाइयां चढ़ना पड़ रही थी। ऐसी सूरत हाल में थकन होना अचंभे की बात नहीं थी। अलबत्ता ऐसे हालात में जीना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। अभी तक मुझ में काफी जान मौजूद थी और मैं इतना नहीं थका था कि गिर पड़ता। वहाँ निस्फ बुलंदी तक दरख्त मौजूद थे। जूं मैं बुलंद होता गया, तेज हवा के साथ सर्दी भी बढ़ती गई। गो चढ़ाई चढ़ते हुए ज्यादा मुशक्कत की वजह से पसीना आ जाता है और सर्दी कम ही लगती है, मगर इंसान को सर्दी के बढ़ जाने का एहसास जरूर हो जाता है। घड़ी देखने पर सुइयां एक का हिंसा उबूर करती नजर आईं। मुझे दौड़ते भागते नशेब फराज उबूर करते करीबन 5.5 घंटे हो रहे थे, क्योंकि गजनी खेल से मैं सुबह 8 बजे के करीब रवाना हुआ था। मजीद आधे घंटे बाद मैं ऊपर पहुंच गया था। चंद लम्हे मैं सस्ताने बैठा, लेकिन ठंडी हवा मेरा मिजाज पूछने लगी। आराम का इरादा तर्क करते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। दूसरी जानिब नीचे उतरने से पहले मैंने पीछे मुड़कर निगाह दौड़ाई। हद निगाह तक पहाड़ी सिलसिले नजर आ रहे थे। मेरे पास दूरबीन मौजूद नहीं थी, वरना मैं अपने दोस्तों की हरकत देखने की कोशिश जरूर करता। नीचे उतरते वक्त मेरी रफ्तार काफी तेज थी। 20-25 मिनट में मैं दूसरी जानिब मौजूद नाले में पहुंच गया था। नाले में बहता पानी देखकर मुझे याद आया कि सुबह से मैं पानी नहीं पी सका था। हाथों का ओक बनाकर मैं छोटे बड़े पत्थरों के दरमियान जारी शफाफ पानी से लुत्फानंदोज होने लगा। खूब सेर होकर ठंडा पानी पीने के बाद मैं नाले ही नाले में आगे बढ़ गया। बुलंदी पर चलने वाली तेज हवा वहाँ बिल्कुल हल्की हल्की महसूस हो रही थी। उस नाले का रुख जुनूब मगरिब की तरफ था। नाले के बाएं किनारे पर झाड़ियों का घना झुंड था, जो बुलंदी की तरफ बतदरीज छदरा छदरा होता गया था। अलबत्ता दाएं जानिब इक्का दुक्का झाड़ियां ही नजर आ रही थी। अपने जिस्म को आराम पहुंचाने के लिए मैं मुनासिब रफ्तार से चल रहा था, लेकिन सुकून शायद मेरी किस्मत में नहीं था। मैं नाले मोड़ से 100-150 गज ही दूर था कि मुझे 6-7 आदमी मोड़ मुड़कर उस जानिब आते दिखाई दिए। ठिठक कर रुकते हुए मैंने फौरन करीबी झाड़ी की आड़ ली, मगर मेरी तेजी किसी काम नहीं आई थी। उन्होंने मुझे देख लिया था और बगैर सेकंड जाया किए उन्होंने क्लैशनकोफों का रुख मेरी जानिब करते हुए फायर खोल दिया। एक बार फिर मेरी दौड़ शुरू हो गई थी। चढ़ाइयां सर करना उस दिन मेरे नसीब में लिख दिया गया था। मैं झाड़ियों की आड़ लेकर ऊपर चढ़ने लगा। कंधे से लटकी हुई क्लैशनकोफ मैंने हाथों में पकड़ ली थी। अगर वो उसी तरह दौड़ते हुए आगे बढ़ते रहते तो मुझे जल्द ही आ लेते। ये सोचते ही मैंने रुकते हुए उनकी पेशकदमी में रुकावट डालने के लिए 3-4 गोलियां फायर की। अपने जख्मी साथी उन्हें नहीं भूले थे। वो फौरन पत्थरों की आड़ लेकर जवाबी फायरिंग करने लगे। मेरे पास एमुनिशन न होने के बराबर था। मैं उनके हर फायर का जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए मजीद गोलियों की बचत करते हुए मैंने फायर बंद किया और झाड़ियों की आड़ लेकर ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही फायरिंग रुकी, मैं झाड़ियों की आड़ से निकलकर एक पत्थर के पीछे लेटा और नाले की तरफ देखने लगा। वो मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे। उन्हें चंद कदम लेने देने के बाद मैंने एक गोली फायर की, लेकिन जिस जगह से मैं फायर कर रहा था वहां से लेटकर उन्हें निशाना बनाना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता गोली चलने की आवाज ने उन्हें बदहवास होकर लेटने पर मजबूर कर दिया था। उम्मीद थी कि वो इतनी जल्दी उठने की हिम्मत न करते। अलबत्ता लेटे लेटे उन्होंने फायर जरूर खोल दिया था। मैंने रेंगते हुए करीबी झाड़ी की आड़ ली और एक बार फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। ये एक तवील और लंबी ढलान थी जो बतदरीज ऊपर को उठती गई थी। नक्शाबीनी की इस्तिलाहात में ऐसी ढलान को पहाड़ का बाजू कहते हैं, यानी पहाड़ की वो शाख जिसकी बुलंदी बतदरीज कम होकर जमीन से मिल जाए। 20-25 कदम ऊपर जाते ही मुड़कर देखने पर वो मुझे हरकत करते नजर आए, मगर अब वो झाड़ियों के करीब पहुंच चुके थे और मेरे गोली फायर करने पर वो जमीन पर लेटकर आड़ लेने की बजाय झाड़ियों की आड़ लेने की कोशिश करते। मैंने गोली जाया करना मुनासिब न समझा और कदमों में तेजी पैदा कर दी। यकीनन झाड़ियों की आड़ लेते ही उन्होंने भी अपनी रफ्तार तेज कर देना थी। मकामी होने की वजह से वो मुझसे ज्यादा तेज रफ्तारी से पहाड़ी चढ़ सकते थे, मगर मेरी मिसाल उस वक्त ऐसे हिरन किसी हो गई थी जो जान बचाने के खौफ में वो चौड़ी खाई भी फलांग जाता, जिसे उसका ताकुब करने वाला ताकतवर शेर उबूर नहीं कर सकता था। इक्का दुक्का फायर की आवाज मेरे कानों में तसलसल से आ रही थी। यकीनन वो घनी झाड़ियों को फायर के जरिए छान रहे थे। किसी झाड़ी में छुपने की तजवीज भी मेरे ज़ेर गौर थी, लेकिन उनके घनी झाड़ियों पर फायर करने ने मुझे इस तजवीज पर अमल करने से बाज रखा था।
मुख्तलिफ मकामात से उठने वाली फायरों की आवाज से मुझे ये अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी कि वो फैल कर आगे बढ़ रहे थे। झाड़ियों का झुंड ज्यादा देर तक मेरा साथ नहीं निभा सका था। मैं इसी सूरत में बच सकता था कि उनके झाड़ियों के जंगल से निकलने से पहले बुलंदी पर पहुंच जाता। जल्द ही मैं ऐसी जगह पहुंच गया था जहां से आगे इक्का दुक्का झाड़ियां ही नजर आ रही थी। मैंने रफ्तार मजीद तेज कर दी, मगर मैं ज्यादा देर अपनी रफ्तार बरकरार नहीं रख पाया था। मेरा दिल जैसे हल्क के रास्ते बाहर आने को तैयार हो गया था। मजबूरन मुझे भागना तर्क करना पड़ा। लम्हा भर रुक कर मैंने अपना सांस बहाल किया और फिर तेज कदमों से ऊपर चढ़ने लगा। मैं बमुश्किल 100-120 गज ही ऊपर पहुंचा हूँगा कि एक मरतबा फिर तेज फायरिंग की आवाज गूंजी। चंद कदम के फासले पर एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसकी आड़ लेने के लिए मैंने रफ्तार बढ़ाई, मगर उससे पहले मुझे यूं लगा जैसे मेरी दाईं रान में कोई अंगारा घुस गया हो। मैं मुंह के बल नीचे गिरा। अपने हाथ सामने टेकते हुए मैंने खुद को ज्यादा जख्मी होने से बचा लिया था। वहां से रेंगते हुए पत्थर तक जाना नामुमकिन था। कोशिश करके मैं सीधा हुआ और झुककर पत्थर की जाने बढ़ा। मेरी दाएं टांग से बहुत तेजी से खून बहना शुरू हो गया था। पत्थर के करीब पहुंचने तक मुझे एक और झटका लगा। इस मर्तबा गोली मेरी दाएं पिंडली का गोश्त फाड़ती हुई निकल गई थी। बाएं पांव पर जोर देते हुए मैंने एक झटका लिया और पत्थर के पीछे पहुंच गया। आड़ में जाते ही मैंने बगैर वक्त जाया किए गले से लिपटा मफलर खोलकर अपनी रान पर लपेट लिया। गोली रान के अंदर ही रह गई थी, मगर उस वक्त गोली निकालने से ज्यादा खून के बहाव को रोकना जरूरी था। रान पर कसकर मफलर लपेटने के बाद मैंने खंजर निकालकर अपनी कमीज का दामन फाड़ा और उसे 2 टुकड़ों में बांटकर पट्टी की शक्ल देते हुए पिंडली पर लपेटने लगा। पहले गोली का जख्म इतनी तकलीफ नहीं देता, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जख्म में दर्द और जलन बढ़ती जाती है। खासकर जिस जख्म में गोली अंदर ही रह जाए वो ज्यादा तकलीफ देता है। दोनों जख्मों पर पट्टी बांधने के बाद मैं नीचे की तरफ मुतवज्जे हुआ। यकीनन दुश्मन को मालूम हो गया था कि मुझे गोली लग चुकी है। 3 आदमी बड़ी तेज रफ्तारी से ऊपर की जानिब बढ़ते नजर आ रहे थे। सबसे आगे वाले के सर का निशाना लेते हुए मैंने सांस रोका और ट्रिगर दबा दिया। बस बहुत रियायत हो गई थी। मेरी जान छोड़ने पर वो यूं भी आमादा नहीं हो रहे थे, यहाँ तक कि अब तो सचमुच मुझे जान के लाले पड़ गए थे। वो उछलकर पीछे को उल्टा और नीचे लुढ़कने लगा। उसके साथ आने वाले फौरन नीचे लेट गए। उसके साथ उन्होंने मूसलाधार फायर खोल दिया। मैं उस पत्थर के पीछे महफूज था। अलबत्ता उनकी गोलियों से बचने के लिए मुझे अपना सर भी आड़ के पीछे करना पड़ गया था। दोनों ने पूरी मैगजीन खाली कर दी थी। जो ही उनका फायर रुका, मैंने एक पत्थर की दाएं जानिब से क्लैशनकोफ का धाना निकालकर शिस्त साध ली। एक आदमी को तो पत्थर की आड़ मिल गई थी, दूसरा यूं ही लेट गया था। उसके साथ ही उसने ये बेवकूफ़ी भी की थी कि कोहनियां टेक कर दुरुस्त फायर करने के लिए अपना सर जमीन से बुलंद किया था। उनकी 2 मैगजीनों के जवाब में मैंने एक और गोली फायर कर दी। हदफ ने उठा हुआ सर अपनी क्लैशनकोफ पर टेक दिया। माथे में पेवस्त होने वाली गोली ने उसे ज्यादा तड़पने का मौका नहीं दिया था। इतनी देर में पत्थर के पीछे आड़ लिए हुए आदमी ने मैगजीन तब्दील कर ली थी। अपने साथी का अंजाम देखते ही बदहवासी में उसने एक बार फिर ट्रिगर यूं दबाया कि उंगली उठाना उसे भूल गया था। मैगजीन ज्यादा देर तक गोलियां फराहम नहीं कर सकती थी। ब्रस्ट की सूरत फायर होने वाली 30 गोलियां खत्म होने में वक्त ही कितना सर्फ होता है। ज्यादातर गोलियां उस पत्थर से टकराई थी जो मुझे आड़ मुहैया किए हुए था। कुछ दाएं बाएं जमीन में लगकर गर्द उड़ाने का सबब बनी थी। मैं उसके फायर के रुकने का मुंतजिर था। जो ही उसका फायर रुका, मैं एक बार फिर पत्थर की आड़ के दाएं जानिब से उस तरफ झांकने लगा। वो पत्थर के अकब में बेहिस लेटा था। मेरे ख्याल में वो मैगजीन तब्दील कर रहा था, मगर मिनट भर बाद जब उसकी जानिब से फायर न हुआ तो मुझे शक हुआ कि उसके पास गोलियां खत्म हो चुकी हैं। उसी वक्त मुझे दरख्तों के झुंड से उनके बाकी 4 साथी आगे बढ़ते नजर आए। यकीनन वो अपने साथियों के अंजाम से बेखबर थे, तभी तो यूं बेफिक्री से आगे बढ़ रहे थे। वो भी चूंकि मेरी तरफ मुतवज्जे था, इसलिए उसे भी अपने साथी नजर नहीं आए थे, वरना वो उन्हें जरूर मुतनब्बे करता। मैंने फौरन क्लैशनकोफ की बैरल का रुख आने वालों की तरफ मोड़ा। मेरा इरादा कम से कम 2 आदमियों को निशाना बनाने का था। दरमियान वाले आदमी के सर का निशाना लेते हुए मैंने ट्रिगर दबा दिया। अपने पहले साथी की तरह वो उछलकर पीछे गिरा। बाकी तीनों ने फौरन आड़ लेने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में मैं एक और बार ट्रिगर दबा चुका था। उनका चौथा आदमी भी मुझे मारने की हसरत लिए पहले 3 वालों के पास पहुंच चुका था। क्लैशनकोफ के ऑटोमेटिक होने ने मेरे काम को आसान बना दिया था। बचने वाले दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। उनके इस्तरारी फायर से घबराकर उनके आगे लेटा हुआ साथी घबराकर बाआवाज़ बुलंद उन्हें फायर से मना कर रहा था, क्योंकि वो उनके और मेरे दरमियान लेटा हुआ था। उन्हें मना करते करते वो उस पत्थर की ऊंचाई का हिसाब नहीं रख पाया था जिसके पीछे वो छुपा हुआ था। उसकी खोपड़ी का अकबी हिस्सा पत्थर के ऊपर से झलका और मुझे बस इतना ही हदफ दरकार था।
100 गज से चलाई हुई क्लैशनकोफ की ताकतवर गोली ने खोपड़ी के अकब से घुसकर उसे दुनिया की हर फिक्र और अंदेशे से दूर कर दिया था। मरने से पहले उसने बचने वाले दोनों साथियों को मरने वालों के अंजाम से बाखबर कर दिया था। टांगों और बाजुओं में लगने वाली गोलियां अब सर और माथे में पेवस्त होना शुरू हो गई थी। अचानक उनमें से एक आदमी ने उठकर नीचे की तरफ भागना शुरू कर दिया। यकीनन वो खौफजदा हो गया था, लेकिन अब चाहे वो खौफजदा होकर चाहे किसी मकसद से भागे, मैं उन्हें रियायत देने के लिए तैयार नहीं था। वो बमुश्किल 3 ही कदम ले पाया था। उससे आगे गोली ने उसे जाने की इजाजत न दी। उसके तड़पते हुए जिस्म को एक बड़े पत्थर ने नीचे लुढ़कने से रोका। अब हम 2 बच गए थे। मुमकिन था कि उसे मजीद साथियों की कुमक मिल जाती, मगर फिलहाल वो भी अकेला था। अपने आखिरी साथी के हलाक होते ही उसने भी अपनी क्लैशनकोफ को ब्रस्ट पर सेट करते हुए छोटे छोटे ब्रस्ट मेरी जानिब फायर करने लगा। मजबूरन मुझे पत्थर के पीछे सर छुपाना पड़ा। अचानक उसके फायर से मुझे महसूस हुआ जैसे वो खड़ा हो गया हो। उसके साथ ही उसका फायर आहिस्ता आहिस्ता दूर हटने लगा। यकीनन वो भागने की कोशिश में था और इस मकसद के लिए वो मुझे सर उठाने नहीं देना चाहता था। वो हर ब्रस्ट 3-4 गोलियों का फायर कर रहा था। मैं उसके फायर होने वाले ब्रस्ट गिनने लगा। 7वें 8वें ब्रस्ट पर मैंने रिस्क लेते हुए पत्थर से झांका। वो एक घुटना जमीन पर टेके नई मैगजीन लगा रहा था। अगर मुझे पत्थर से झांकने में 2 सेकंड भी देर होती तो वो दोबारा फायर कर चुका होता। जब मैंने झांका उस वक्त वो क्लैशनकोफ को कॉक कर रहा था, जबकि मेरी क्लैशनकोफ पहले से कॉक थी और यकीनन वो मुझसे तेज रफ्तार फायरर नहीं था। नई मैगजीन से गोली चलाने की हसरत दिल में लिए वो अपने साथियों से जा मिला। आखिरी दुश्मन के मरते ही मैंने अपना सर पत्थर पर टेक दिया। एकदम मुझे अपने जख्मों में होने वाली तकलीफ का एहसास होने लगा। मुझे निहायत नागुफ्ताबे सूरत हाल का सामना था। मेरी दाएं टांग में 2 गोलियां लगी थीं। पट्टी बांधने के बावजूद खून रिस रहा था और पूरी टांग जैसे फोड़ा बनी हुई थी। ऐसी हालत में पहाड़ी पर चढ़ना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अलबत्ता बहुत ज्यादा हिम्मत करके नीचे उतरने की कोशिश की जा सकती थी। क्लैशनकोफ की मैगजीन उतार कर देखने पर मुझे फकत 2 गोलियां नजर आईं। ये 40 राउंड वाली मैगजीन थी। गोया 38 गोलियां मैं फायर कर चुका था। मैगजीन लगाकर मैंने सेफ्टी लगाई और क्लैशनकोफ का बट डंडे की तरह नीचे लटकाकर उसके सहारे खड़ा हो गया। मेरी टांग में इतना शदीद दर्द उठा कि कराहें रोकने के लिए मुझे सख्ती से होंठ भींचने पड़े। लम्हा भर दर्द को सहारने के बाद मैंने उतराई में कदम बढ़ा दिए। चंद कदम लेने के बाद ही मैं बेदम होकर बैठ गया। दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दाईं टांग जैसे मफलूज होती जा रही थी। मैं दाईं टांग को नीचे लगाने की बजाय बाईं टांग पर कूदता हुआ नीचे की तरफ बढ़ा। अचानक मुझे अकब में आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। 4 मुसल्ला अफराद ढलान से नीचे आते दिखाई दिए। मेरे पास क्लैशनकोफ में फकत 2 गोलियां बाकी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो आदमी सबसे पहले मेरी गोली का निशाना बना था, उसके मैगजीन में गोलियां मौजूद होनी चाहिए थी। वो वहां से थोड़े ही फासले पर पड़ा था। मैं इस काबिल नहीं था कि तेजी से हरकत करता, लेकिन अब जिंदगी मौत का मसला बन गया था। मैंने तेजी से हरकत करने की कोशिश की और 2-3 कदम लेते ही मेरा बायां पांव एक छोटे से पत्थर के ऊपर आकर फिसला। मैं मुंह के बल गिरा और उसके साथ ही लुढ़कते हुए नीचे जाने लगा। यूं लग रहा था जैसे मेरी दाईं टांग पर कोई हथौड़े मार रहा हो। कोशिश के बावजूद मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। शायद मेरी मुश्किल एक पत्थर की चट्टान ने हल कर दी। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त तक मैं अपने हवास खो चुका था और ऐसे वक्त में जब दुश्मन सर पर पहुंच चुका हो, बेहोश हो जाने का मतलब जिंदगी से हाथ धो लेना है। मेरी सारी कोशिशें और तगोदो रायगां गई थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।